बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किस्मत की देवी जिंदगी में एक दफा दस्तक जरूर देती है और जो उससे फायदा उठा ले उसकी जिंदगी संवर जाती है। एक ऐसे गरीब शख्स की कहानी जिसकी जिंदगी में किस्मत की देवी की बजाय दौलत के जिन ने दस्तक दी थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। एक गरीब शख्स की कहानी जिस पर एक जिन मेहरबान हो गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल ज़रा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज फिर स्कूल वालों ने गेट बंद कर दिया था। फजलदीन समेत जितने भी थैले वाले स्कूल के गेट के बाहर खड़े हाफ टाइम की घंटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेट बंद होते देखकर उनके चेहरे लटक कर रह गए। दुख के गहरे तासरात उनके चेहरों पर नमूदार हो गए और सब थैले वाले हस्बे मामूल स्कूल के हेडमास्टर को बुरा भला कहने लगे। जाने उस कम वक्त को इन गरीब थैले वालों से क्या दुश्मनी थी कि जो ही बच्चों का तफरीक घंटा लगता स्कूल का चपड़ासी फौरन से स्कूल का मेन गेट बंद कर देता। एक भी बच्चे को उस वक्त तक गेट से बाहर निकलने ना दिया जाता जब तक कि तफरी वक्फे के बंद होने का घंटा ना बज उठता। ऐसी सूरत हाल में उन गरीब थैले वालों की क्या खाक बेकरी हो पाती जब 400-450 बच्चों को स्कूल के अंदर रोककर सिर्फ स्कूल की कैंटीन से चीज लेने पर मजबूर कर दिया जाता हो। अलबत्ता छुट्टी में बच्चे आजाद होते लेकिन हर बच्चे के पास पैसे कहाँ बचते। फजलदीन भी एक बेहद गरीब मकई वाला था। एक नगारी के अंदर कोयले सुलगाकर उनको कोयलों पर मकई सेक कर बेचा करता। उसके पूरे दिन की आमदनी 40 से 50 रुपए के दरमियान हुआ करती। अब इतने रुपए कमाने वाला इंसान भला इस कदर कलील आमदनी में किस तरह अपने 6 बच्चों और एक बीवी का पेट पाल सकता था। यही वजह थी कि वो और इसके बीवी बच्चे एक वक्त पेट भर कर खाने को ही गनीमत समझते थे। उसके बच्चे भी ज्यादा बड़े ना थे। सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था। फजलदीन की बीवी अक्सर उससे यही कहा करती थी, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? ये मकई कब तक बेचते रहोगे? इस मकई से तो इतनी आमदनी भी नहीं होती कि हम 3 वक्त पेट भर कर खा सके। दूसरी जरूरियात तो पूरी होना एक तरफ रहा। तुम तो जानते हो बच्चों की हजारों जरूरतें होती हैं। आखिर कब तक 40 रुपए से घर चलता रहेगा? फजलदीन की बीवी बाग बरी की बातें कुछ गलत भी ना थी। हकीकत ये थी कि जब तक वो 2 थे बाग बरी 25 रुपए में भी गुजारा कर लिया करती थी। लेकिन यके बाद दिगरे 1 ना 2 पूरे 6 बच्चों की आमद ने इन्हें बुखला कर रख दिया। उनकी परवरिश, तालीम, तरबियत और 6 जानों का पेट भरने और तन डांपने की फिक्र ने उनको दीमक की तरह अंदर ही अंदर से चाटना शुरू कर दिया। ऐसी सूरत में उनकी परेशानियां 2 बार हो जाती जब वो अपनी 4 बेटियों की शादी के बारे में सोचते। हर गुजरने वाले माओ साल के साथ बच्चे भी एक के बाद उम्र के जीने फलांगते रहे। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की जरूरतें भी बढ़ती रही और 40 रुपए कमाने वाले फजलदीन के घरेलू हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। फजलदीन और बाग बरी अक्सर रातों को जाकर अपने मसाइल का हल ढूंढते रहते। हल तो इन्हें बेशुमार मिल जाते लेकिन हर हल की अवलीन जरूरत रकम थी और एक बड़ी रकम ही उनका दरीना ख्वाब थी। यूं लगता था गोया फजलदीन के नसीब में 40 और 50 रुपए से ज्यादा की लिखत थी ही ना। और इसकी बीवी बाग बरी भी बस नाम की ही बागों वाली थी। एक दिन सब ठेले वाले मिलकर स्कूल के हेडमास्टर की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे नहायत ही इज्जत और अख्तराम से ये गुजारिश की कि बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप स्कूल का गेट बंद ना किया करें। हम गरीब लोग अगर यहाँ से 4 पैसे कमाकर घर जाएंगे तो आपको इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन स्कूल के सर फिरे हेडमास्टर ने नहायत बदतमीजी और बेअदबी से उन गरीबों को ये जवाब देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि स्कूल का गेट हाफ टाइम में बंद ही रहेगा। मेरे स्कूल के बच्चे आप लोगों के ठेलों से गंदी और बासी चीजें नहीं लिया करेंगे जिनको खाकर आए दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं।
تم لوگوں کو 4 پیسے کمانے ہیں تو کسی اور اسکول کا رخ کرو، میرے اسکول کی جان بخشو۔ اس بےعزتی کے بعد فضل الدین نے پھر کبھی اپنا ٹھیلا اس اسکول کے قریب نہیں لگایا اور علاقے کے دوسرے اسکولوں کا رخ کیا، لیکن کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ ہر اسکول کی انتظامیہ نے یہ اصول اپنایا ہوا تھا۔ مجبوراً افضل الدین دن بھر گلی کوچوں میں گشت کر کے اور صدائیں لگا کر بوٹے بیچتا رہا۔ ایک دن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی جو محض 2 سال کی تھی، اچانک ہی بہت تیز بخار نے آن گھیرا۔ بخار کی شدت برداشت نہ کر کے بچی کا جسم جھٹکے لینے لگا۔ ماں سے بچی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ ایک پڑوسن کو ساتھ لے کر بچی کو لے کر ہسپتال بھاگی۔ بر وقت طبی امداد مل جانے سے بچی کی طبیعت تو سنبھل گئی، لیکن فضل الدین کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ ڈاکٹر کی فیس، ہسپتال اور دواؤں کا خرچہ، یہ سب کچھ ملا کر اتنی رقم بن گئی تھی کہ اگر فضل الدین اپنی روزانہ کی آمدنی سے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر 1 سال تک اپنی آمدنی جمع کرتا رہتا، تب بھی ڈاکٹر کی فیس اور ہسپتال کی دواؤں کا خرچہ پورا نہ کر پاتا۔ یہ تو اللہ بھلا کرے اس کے رحم دل پڑوسیوں کا، جنہوں نے مل کر فضل الدین کا یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا۔ لیکن اب فضل الدین بھی نہایت سنجیدگی سے اس سوال پر غور فرمانے لگا کہ آخر ایسا کب تک چلے گا۔ وہ سورج کی جھلسات دینے والی دھوپ، سنسان سڑک پر اپنے مکئی کا ٹھیلا گھسیٹے اپنی سوچوں میں گم بڑے چلے جا رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کنا تھا جس نے اس کے نصیب میں اولاد کی تو برمار کر دی تھی، لیکن اولاد کے مطابق اسے رزق پورا نہ دے رہا تھا۔ اس نے خود تو تڑپتی، سسکتی اور ترستی زندگی گزاری تھی، اسی عذاب سے اس کی بیوی اور بچے بھی گزر رہے تھے۔ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا میرے مالک۔ بے اختیار اس کے لبوں سے یہ جملہ پھسل پڑا اور ضبط نہ کر کے اس کی آنکھوں کے کناروں سے نمکین پانی روا ہو گیا۔ کندھے پر رکھے کپڑے سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ اپنی سوچوں میں گم وہ آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا۔ اس نے ٹھیلے کا رخ موڑا اور واپسی کی راہ پکڑ لی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ رکو بوٹے والے کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو ساکت ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گردن گھما کر آواز کی سمت دیکھا تو دور سے ایک بچے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جانے وہ بچہ کہاں سے بھاگے چلا آ رہا تھا، کیونکہ فضل الدین نے دیکھا اس کے قریب جوار میں کسی بھی آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ قریب پہنچ کر بچے نے مکئی کے ٹھیلے سے ایک بڑا سا بوٹا اٹھا کر فضل الدین کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، یہ بوٹا کتنے کا ہے؟ کہنے کو تو وہ کوئی بچہ تھا، لیکن فضل الدین نے اپنی پوری زندگی میں اتنے بڑے سر والا بچہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آواز میں بھی وہ معصومیت نہ تھی جو عموماً اس کی عمر کے بچوں میں پائی جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ اس کے چہرے پر پائی جانے والی سختی بھی اسے بچہ ظاہر کرنے سے روک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ بوٹا کتنے کا ہے؟ دوسری بار بچے نے اس قدر سخت لہجے میں پوچھا کہ فضل الدین سر سے پاؤں تک لرز کر رہ گیا۔ اف خدایا، اس بچے کی آنکھیں بھی اس قدر سرخ تھی جیسے لہو سے بھرے 2 کٹورے ہوں۔ بیٹا تمہیں کتنے والا چاہیے؟ میرے پاس 2 روپے سے لے کر 10 روپے تک کے بوٹے ہیں، فضل الدین نے جواب دے کر فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ چند لمحوں سے زیادہ اس بچے کی خون اگلتی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور اسے مختلف سائز کے بوٹے اٹھا اٹھا کر دکھانے لگا اور ان کی قیمت بھی بتاتا رہا۔ مجھے یہ سارے بوٹے چاہیے، تم یہ سارے بوٹے ان کولوں پر بون کر مجھے دے دو۔ اس بچے نے ٹھیلے پر موجود تمام مکئی کی طرف ہاتھ گھما کر اشارے سے کہا، کیا سارے بوٹے؟ فضل الدین نے حیرت سے کہا۔ اس کی حیرت بے اختیار تھی۔ فضل الدین کو وہ بچہ کوئی پاگل یا ذہنی مریض لگا جو اتنے ڈھیر سارے بوٹے خریدنے کی بات بڑے مزے سے کر رہا تھا۔ ویسے بھی اس بچے کا غیر معمولی حد تک بڑا سر اور سرخ آنکھیں بھی اس بات کی چگلی کھا رہے تھے وہ کوئی نارمل یا عام بچہ ہرگز نہیں تھا۔ ہاں سارے بوٹے، فکر مت کرو، میں تمہیں ایک ایک بوٹے قیمت ادا کروں گا۔ جلدی کرو، مجھے سارے بوٹے ان کولوں پر بون دو۔ جانے اس بچے کے لبوں لہجے میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ فضل الدین مزید کوئی لفظ ادا کیے بغیر اس کے حکم کی تعمیل میں جت گیا۔
अगरचा वो सुलगते कोलों पर बूटे सेकने लगा, बेहद माहिर था और चंद सेकंड में एक बूटा सेक लिया करता, लेकिन इसके बावजूद इसे तमाम ठेले के बूटे भूनने में 2 घंटे लग गए। शदीद गर्मियों के दिन, दोपहर का वक्त, ऊपर से सुलगते कोलों की तपश और धुआं, फजलदीन का सिर्फ चेहरा ही नहीं पूरा लिबास पसीने की ज्यादती से तर हो गया। बूटे भूनने के दौरान फजलदीन ने 2-3 बार अपने करीब खड़े उस बच्चे की तरफ देखा जिसने इतनी शदीद धूप और तपश में भी अपने बदन पर कोई लिबास ना पहना था और सतर पोशी के लिए महज एक लंगोट कस रखा था, और वो बिना अपनी पलकों को जुम्बश दिए बगैर टिकटिकी बांधे फजलदीन को ही तके जा रहा था। ये तमाम बूटे 215 रुपए के बने हैं। फजल ने कंधे पर रखे कपड़े से चेहरे और बाजुओं का पसीना खुशक करते हुए कहा। बच्चे ने झट अपने लंगोट की बल खोलकर उसमें से 100 रुपए के 3 करारे नोट निकाले और फजलदीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम बूटे बहुत सस्ते देते हो और अपनी मेहनत भी वसूल नहीं करते। ये 300 रुपए रख लो, मेरे हिसाब से इन बूटों की इतनी ही कीमत होनी चाहिए। खुशी के मारे फजलदीन का दिल उछलने लगा। वो 300 रुपए के कोरे नोट लेते वक्त उसके हाथों की लर्जिश भी इस बात का सबूत थी कि उस वक्त वो किस कदर खुश था, और वो क्यों खुश ना होता। उसकी अब तक की जिंदगी में ये पहला मौका था कि उसने एक दिन में पूरे 300 रुपए कमाए थे और उसके सारे बूटे बिक गए थे। तुम इतने सारे बूटे किस तरह ले जाओगे? मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम अपने घर से कोई थैला वगैरह ले आओ। फजलदीन ने उसे यूं ही मशवरा सा दे दिया, तुम इसकी फिक्र न करो, मैं ये सारे बूटे खुद ही उठा लूंगा। लड़के ने जवाब दिया और बुनी हुई मकई की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसके हाथ का बढ़ना था कि फजलदीन ने अपनी जिंदगी का नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज मंजर देखा। एक ऐसा मंजर जिसने उसे पत्थर के मुजस्मे की मंद साकत करके रख दिया। उसने देखा बड़े सर और सुर्ख आंखों वाला लड़का तो अपनी जगह ही खड़ा रहा, लेकिन उसका एक हाथ लंबा होकर मकई के ढेर की तरफ बढ़ गया और फिर उसका हाथ किसी सांप की मंद मकई के ढेर से लिपट गया और तमाम मकई उसके हाथ में इस तरह आ गए जैसे रस्सी से बंधा सूखी लकड़ियों का ढेर हाथ में आ जाता है। तुम बहुत मेहनती इंसान हो फजलदीन, लड़के ने अपनी बारी और बारोब मर्दाना आवाज में कहा और मकई का ढेर लिए जिस सिमत से आया था उस सिमत कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ताहम उसकी बारी बार मर्दाना आवाज फजलदीन की समात में पकड़कर उसे होशो हवास की दुनिया में खींच लाई। हवास कायम हुए तो फजलदीन ने देखा कि दूर दूर उस बच्चे का नामो निशान तक न था जिसने उससे उसके तमाम मकई खरीद लिए थे। उस बेपनाह हैरत ने आन गिरा के महज चंद लम्हों के अंदर बच्चा कहाँ गायब हो गया। उसे जमीन खा गई या आसमान ने निगल लिया। करीब और दूर दूर कोई आबादी भी ना थी कि कहाँ जा सकता है। बहरहाल उसने अपना ठेला संभाला और वापसी की राह खो लिया। अभी बा मुश्किल 10-12 कदम का फासला ही तय किया था कि फजलदीन की आवाज पर वो एक बार फिर रुकने पर मजबूर हो गया, लेकिन इस बार मुखातब उसकी नजरों से ओझल ही रहा। उसने एक बार नहीं कई बार अपने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन आवाज का वजूद कहीं भी दिखाई न दिया। इससे पहले कि वो उस आवाज को अपने वहम से तबीर करके एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, एक बार फिर उसकी समात से वही मर्दाना आवाज आकर टकराई जो उसके ख्याल में गालबन नहीं बल्कि यकीनन उसी लड़के की थी। फजलदीन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो तुम यहाँ हर रोज मकई लेकर आया करो। जुमला मुकम्मल होते ही आवाज बंद हो गई। फजलदीन मजीद वहाँ 1 मिनट भी ना रुका और ठेला लिए अपनी जिंदगी की तेज तरीन रफ्तार से चलता हुआ उस वीरान गैर आबाद और सुनसान जगह से निकल पड़ा। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने बेदर्दी से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जो ही बागबरी ने दरवाजा खोला वो आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और सेहन में बिछी चारपाई पर बैठकर अपनी उखड़ी सांसों को बहाल करने लगा। बागबरी खामोशी से खड़ी उसकी हर हरकत को बड़े गौर से तके जा रही थी। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।